एग्रीमेंट करके मर्डर किया है। सो हियर इन दिस केस डी विल नॉट बी लायबल फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में ये तो एग्रीमेंट में शामिल है ही नहीं। उसको बस पता है कि ए और बी नामक व्यक्ति जो है उन्होंने IPC 1860. So all these sections comes in chapter 5A. So chapter 5A of IPC, section 120A and 120B. So what is section 120A deals with? Section 120A deals with criminal conspiracy. Okay, so section 120A deals with criminal conspiracy and 120B deals with CC. Okay, deals with punishment for criminal conspiracy. So CC I am writing in short, like CC, punishment for criminal conspiracy. So section 120A deals with criminal conspiracy and 120B deals with punishment for criminal conspiracy. So in today's topic I am going to discuss these two sections of IPC, chapter 5A, IPC section 120A and 120B. Let me erase this. सेक्शन 120A। अभी जो है मैं इसको विस्तार पे समझाने वाला हूँ 120A क्या है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सेक्शन 120 डील्स विद क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ओके, सो व्हाट इज़ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी? अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं IPC सेक्शंस IPC से 1860 का जो है चैप्टर 5A का 120A एंड 120B दोनों सेक्शंस का आपको समझाने वाला हूँ। सो अभी तक आप समझ चुके हैं कि कौन से सेक्शंस है और उनमें से कौन सा सेक्शंस का क्या टाइटल है। जैसे कि ये 120A क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है और 120B पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब जो है सेक्शन 120A क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, वो होता क्या एक्चुअल में है क्या? सो व्हाट इज़ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी? अगर मैं आपको बहुत ही सिंपली समझाऊँ तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मतलब होता है, इसका डेफिनेशन अगर मैं दूँ सो पहले होता है व्हेन टू और मोर देन टू, दो या दो से अधिक लोग जब एग्रीमेंट किसी भी एक एग्रीमेंट को साइन करते हैं। ओके, व्हेन टू एंड मोर पीपल इन टुगेदर दे एग्री टू डू एन ऑफेंस। कैसे ऑफेंस? इल्लीगल ऑफेंस or a legal offense in a
सो क्या है, व्हेन 2 or more people they agree to do an offense or to do a illegal offense or a legal offense in a illegal way. अब इसका मतलब मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ. जैसे कि मान लीजिए कोई ग्रुप है, सपोज ए नाम का एक पर्सन है और बी नाम का एक पर्सन है, ओके, एंड सी नाम का भी एक पर्सन है, और दिस इज जेड. सो 1 2 3 and 4 ये 4 लोग हैं, ओके. एंड ए और बी मिलके क्या किया, एक एग्रीमेंट किया जेड नामक व्यक्ति को मर्डर करने का, ओके. सो ए एंड बी दे एग्रीड टुगेदर, दे साइंड एन एग्रीमेंट. एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट मतलब क्या हुआ है, एग्रीमेंट का मतलब ये हो गया सिंपली मीटिंग ऑफ माइंड. किसी चीज़ में दोनों पर्सन एग्रीड है किसी काम को करने के लिए, दोनों का बेनिफिट है उसमें. सो मीटिंग ऑफ माइंड. सो बोथ आर एग्रीड, सपोज ए एंड बी बोथ आर एग्रीड टू मर्डर जेड. अब देखिए यहाँ पे जेड को मर्डर करने के लिए इनके पास इतना क्षमता नहीं है, मान के चलिए कि इनके पास इतना क्षमता नहीं है कि जेड को मार सके, क्योंकि जेड नामक व्यक्ति जो है बहुत वीआईपी है, सपोज वीआईपी पर्सन. उसके पास उसके चारों ओर जो है सिक्योरिटी है, बहुत घेरे में रहता है और सिक्योरिटी में रहता है, सपोज इज अ वीआईपी पर्सन. सो अब क्या करेगा जेड, सी नामक जो बंदा है सपोज उसका बॉडीगार्ड है, सी जो है इनका जेड का बॉडीगार्ड है. ए और बी ने तो ऑलरेडी एग्रीमेंट किया था कि जेड को मारना है. अब जो बंदा सी है लेकिन मार नहीं पा रहा है, मार नहीं पा रहा है, तो क्या करेगा, सी को भी कन्फिडेंस मिलेगा अपने एग्रीमेंट में कि आप आ जाइए हमारे एग्रीमेंट में. इनके साथ भी कुछ एग्रीमेंट कर लिया वो लोग ए और बी मिलके, तो बोथ ए प्लस बी प्लस सी, अब तीनों मिलके, तीन जो व्यक्ति है तीनों हो गया, क्या हो गया, तीनों मिलके अब उसको जेड को मारना है. जेड का मर्डर हो गया, चलो मर्डर्ड, जेड इज बीन मर्डर्ड. सो ए प्लस बी प्लस सी ऑल दिस 3 आर लायबल फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. क्योंकि तीनों मिल के, यहाँ डेफिनेशन पे क्या बताया गया था कि 2 या 2 से अधिक लोग अगर मिल के याचना बनाते हैं या फिर एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट बनाते हैं किसी ऑफेंस को करने के लिए, तो डेफिनेटली दे आर लायबल फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. तो यहाँ पे क्लियर है, केस क्लियर है पूरा कि ए बी सी तीनों मिलकर जेड का जो मर्डर किया, सो ऑल आर लायबल फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. एक उदाहरण हो गया. यहाँ हो गया लीगल वे में, इलीगल वे में, समझ गए, ये लीगल था, मतलब कि ये तो क्लियर केस था कि तीनों मिलके याचना बनाया, चलिए जेड का मर्डर किया, सो ऑल 3 आर लायबल फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. अब अगर मान लीजिए किसी लीगल चीज़ को इलीगल वे में करने से कैसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो सकता है. जैसे कि ए नामक एक व्यक्ति है, अब बी नामक एक व्यक्ति है, जेड नामक एक व्यक्ति है, ओके. सो ए नामक जो व्यक्ति है वो पेरेंट है, ये उसका चाइल्ड है, और ये प्रिंसिपल है. ओके, सो पेरेंट है, ये प्रिंसिपल है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, ओके. और ये पेरेंट है, ये उनका बच्चा है, उनका एडमिशन कराना है. कहाँ पे, मान लीजिए कॉलेज में या स्कूल में एडमिशन कराना है उनके बच्चे को. सो अब क्या होगा यहाँ पे, ये तो लीगल बात है, स्कूल में एडमिशन लेना कोई क्राइम थोड़ा है. स्कूल में एडमिशन ले रहा है, दैट मीन्स दैट्स लीगल थिंग, वो हर कोई लेता है. लेकिन अब देख लीजिए यहाँ पे जेड जो बच्चा है, he is not eligible to get admission to that college, in that reputed college or university.
अब क्या कर रहा है, जो पेरेंट्स जो है वो प्रिंसिपल के साथ डील किया और दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। क्या एग्रीमेंट हुआ कि पैसा देना है, डोनेशन देना है। तो मिडिल में क्या एक्ट कर रहा है, डोनेशन। इन दोनों के बीच में पेरेंट्स ने प्रिंसिपल को डोनेशन दिया, प्रिंसिपल ने बोला कि चलो बदले में मैं तुम्हारे बेटे का एडमिशन ले लूँगा। तो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि जेड को एडमिशन कराना है। एडमिशन लेना है एक लीगल काम है, वो तो लीगल बात है, लेकिन यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ डोनेशन के थ्रू। सो ये एक इलीगल काम हो गया। सो एक इलीगल काम में दोनों मिलकर याचना मांगा, तो बोथ ए एंड बी आर लायबल फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सो ये कैसे एक इलीगल काम, लीगल काम को इलीगल वे में करने से भी कैसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होता, वो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा आई थिंक। केस दे रहा हूँ मैं, केस स्टडी। सपोज ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति है, ओके, जेड नाम का व्यक्ति है एक, हो गया। सो ए एंड बी मेड एन एग्रीमेंट टू मर्डर जेड। जेड का मर्डर करना था उनको, ये उनका एग्रीमेंट था। अब जेड नामक व्यक्ति का जो है मर्डर करना था, दोनों मिलके उनका जेड नामक व्यक्ति का मर्डर किया। सो दे आर लायबल फॉर सीसी, ओके, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। नाउ हियर यू कैन सी डी नामक एक व्यक्ति जो है इस केस में आ रहा है। कैसे आ रहा है, डी नामक व्यक्ति जो है इसको पता है, ही नोज दैट ए एंड बी दे मेड एन एग्रीमेंट इन ऑर्डर टू मर्डर जेड। ठीक है, ए और बी ने कंस्पिरेसी किया, याचना किया, एग्रीमेंट किया, मर्डर किया, सीसी के लिए एलिजिबल हो गया, दे लायबल फॉर क्रिमिनल कंस्पिरेसी। अब डी नामक व्यक्ति भी केस में आ रहा है। कैसे इन्वॉल्व हो रहा है, डी नामक व्यक्ति जो है वो उसको पता है कि ए और बी ने एग्रीमेंट करके जेड का मर्डर किया है, बट तो क्या हो सकता है आपको यहाँ पे पता है कि जेड डी, तो डी क्या होगा, डी भी क्या एग्रीमेंट सीसी के लिए एलिजिबल होगा। डी को पता है सिर्फ ए और बी ने एग्रीमेंट किया है, सो दे आर लायबल फॉर सीसी। बट डी जो है उसको बस पता है कि हाँ ए और बी ने एग्रीमेंट करके मर्डर किया है। सो हियर इन दिस केस डी विल नॉट बी लायबल फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में ये तो एग्रीमेंट में शामिल है ही नहीं। उसको बस पता है कि ए और बी नामक व्यक्ति जो है उन्होंने एग्रीमेंट करके मर्डर किया है। डी नामक व्यक्ति को तो पता ही नहीं है कि उसने तो एग्रीमेंट में शामिल ही नहीं था, तो ही इज़ नॉट लायबल फॉर सीसी। सो डी नामक व्यक्ति जो है वो सीसी के लिए लायबल नहीं है, दैट मीन्स क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में वो शामिल नहीं होता। इसके लिए अलग सा सेक्शन है, उसको पता है, इसने सपोर्ट कर रहा है। अब सपोज देखिए कि ए और बी नामक व्यक्ति जो है वो ऑफेंस किया है, जेड नामक व्यक्ति का मर्डर किया है, सीसी के लिए एलिजिबल है, इसको पता है कि इन्होंने मर्डर किया है, और उसके बावजूद भी इन्होंने इनको शेल्टर दिया, बचाया है, बचाव कर रहा है इनका। डी नामक व्यक्ति जो है ए और बी का बचाव कर रहा है, बट एग्रीमेंट में शामिल नहीं था। तो इस केस में क्या होगा कि डी नामक व्यक्ति जो है वो सीसी के लिए तो एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल फॉर सीसी, बट इनको शेल्टर देने के लिए अलग से एक सेक्शन है, उनका अलग से पनिशमेंट है डी के लिए, और डी अलग से केस के लिए एलिजिबल है बट नॉट लायबल फॉर सीसी। सो डी इज़ नॉट लायबल फॉर सीसी, ओके। इसको कट कर देते हैं। समझ में आई बात कि कौन कौन लायबल हो सकते हैं सीसी के लिए और कौन कौन नहीं हो सकते।